अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जी, उम्मीद है आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो हैंड रेज कर दें। अगर स्क्रीन नज़र आ रही तो हैंड रेज कर दें। ओके, अच्छा जी। जब हम कोरोड्रा को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये वाली विंडो आएगी, जिसमें वेलकम विंडो के अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे ये न्यू की ऑप्शन मौजूद है वेलकम विंडो के अंदर। कोरोड्रा की वेलकम विंडो के अंदर हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। ये न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। और ये जब हम इसको ओपन करेंगे कोरोड्रा को तो हमारे सामने जो यूज़र इंटरफेस होगा वो ये वाली इस तरह की विंडो होगी। तो इसमें क्या चीज़ है कि इसके अंदर, इस विंडो के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको हम वन बाय वन देखते हैं और उनके नेम भी जो होंगे वो भी हम देखेंगे। सबसे ऊपर ये वाली बार है, सबसे टॉप पे बार है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार, टॉप वाली बार। इसमें क्या होता है, तो जिस प्रोग्राम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे हम कोरोड्रा 12 के अंदर इसको हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कोरोड्रा 12 जो है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो होता है उस फाइल का जो नेम होता है वो आता है। यहाँ पे ग्राफिक 1 इस फाइल का नेम है। चूंकि अभी हमने इसको सेव नहीं करवाया और इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो नेम इस सॉफ्टवेयर ने साथ एसोसिएट करना होता है ग्राफिक 1 की सूरत में, वो यहाँ पे आ रहा है टाइटल बार। अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल मेन्यू बॉक्स है जिसके अंदर हम हमारे पास ये 3 बटन्स होंगे जिससे हम अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके नीचे आ जाएं, ये हमारे पास जो टाइटल बार है, टाइटल बार से नीचे आ जाएं, हमारे पास मेन्यू बार मौजूद है। मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट मेन्यूज होते हैं और उन मेन्यूज के अंदर हर एक के अंदर डिफरेंट फीचर्स एंड ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास मेन्यू बार के अंदर। जैसे ये फाइल का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, व्यू का मेन्यू है, लेआउट का मेन्यू है, अरेंज का मेन्यू है। तो ये सारे मेन्यूज यहाँ पे मौजूद हैं मेन्यू बार के अंदर। अच्छा, इससे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड बार मौजूद है। इसको स्टैंडर्ड बार कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड बार के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं जैसे कि फाइल को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना वगैरह वगैरह। तो ये इस स्टैंडर्ड बार के अंदर होंगी। स्टैंडर्ड बार के नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार से में क्या होता है, प्रॉपर्टी बार प्रॉपर्टी और ऑप्शंस होती हैं और वो रिलेटेड होती हैं कि जब हम कोई भी यहाँ से टूल सेलेक्ट करते हैं उस टूल से रिलेटेड और अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर डिस्प्ले हो जाती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी बार है। अब नीचे आए तो यहाँ पे ये जो जितना भी व्हाइट एरिया है ये ड्राइंग एरिया कहलाता है। ये सारा ड्राइंग एरिया है जिसके अंदर हम काम करते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम अपनी ड्राइंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ड्राइंग एरिया है। तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया के अंदर यहाँ पे ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स को कहते हैं, ये है प्रिंटेबल एरिया।
प्रिंटेबल एरिया, यानी जो भी ड्राइंग और जो भी हम इसके अंदर काम करेंगे वो प्रिंट हो सकेगा, ठीक है ना। इससे बाहर हम ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग तो हो जाएगी, डिजाइनिंग भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो काम करेंगे वो प्रिंट नहीं हो सकेगा। प्रिंट वही होगा जो इस प्रिंटेबल एरिया के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो ये प्रिंटेबल एरिया है। अच्छा, इस ड्राइंग एरिया के ऊपर हम देखें तो ये हमारे पास एक बार नजर आ रही है जिसके ऊपर स्केलिंग हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखें तो इंचेस के अंदर ये स्केलिंग है, तो इसको कहते हैं रूलर। तो ये रूलर मौजूद है जिसकी मदद से हम अपने डिजाइन को, अपने पेज को मेजर कर सकते हैं। अपने जो भी हम ड्रा करते हैं, जो भी शेप ड्रा करते हैं, इन चीज़ों को हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंचेस की सूरत में आ रही है। ये टॉप पे है, ये हॉरिजेंटल है, और यहाँ पे लेफ्ट पे हम देखेंगे तो ये वर्टिकल रूलर है। ये दो रूलर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ देखें तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स जो है इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी ड्राइंग करते हैं और हम अपना वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टूल्स मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आता है तो सबसे ऊपर वाला टूल जो है पिक टूल, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, और इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी बार के अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है ना, कि हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे, इसको कलर पैलेट कहते हैं। कलर पैलेट के अंदर तमाम कलर जो हैं जो प्रोवाइडेड होते हैं इसकी तरफ से, इस सॉफ्टवेयर की तरफ से सारे के सारे मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, नेविगेटर बटन, अगर इसको हम क्लिक करें तो जो हाइड कलर्स हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कलर पैलेट है और जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, जिसको हम किसी भी शेप को कलर फिल करने के लिए या उसके आउटलाइन कलर को करने के लिए यहाँ से कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हैं ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर डिफरेंट स्टेटस जो हैं इस डॉक्यूमेंट के, जो करंट हमारे पास जो भी हमने ड्रा किया होगा उसी शेप से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये था हमारा जो यूज़र इंटरफेस है हमारी इस कोरलड्रा 12 की विंडोज़ का। ये मैंने ब्रीफली आपको यहाँ पे बताया, और हर पार्ट के हवाले से, हर बार के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसका नेम क्या है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उससे क्या हम काम ले सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ शेप ड्रा कर लेते हैं। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास अभी पिक टूल की मदद से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं आगे पीछे या सिलेक्ट कर सकते हैं ये पिक टूल की मदद से। अच्छा, जो हमारे आज लेसन के अंदर मौजूद है वो है सबसे पहले रेक्टेंगल। नीचे आए तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल मौजूद है। F6 की शॉर्टकट की के साथ हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस से हम इसको कर लेते हैं ये सिलेक्ट। ये जी मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी टूल हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन होंगी वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये माउस के ज़रिए माउस की बटन को मैं प्रेस करते हुए ड्रा कर रहा हूँ। तो जितना मैं चाहूँ इसको मैं वहाँ तक ले जाके अपना माउस का बटन रिलीज कर दूंगा तो ये शेप जो है रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो भी शेप होती है उसके कलर्स होते हैं, एक तो फिल कलर होता है, एक आउटलाइन कलर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है इसके अंदर एक तो इसका फिल कलर मौजूद नहीं है। इसका जो यहाँ पे आउटलाइन आपको नजर आ रही होगी जो कि एक बाल की विड्थ के बराबर है, ठीक है ना।
और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन की ऑप्शन दी हुई है, और यहाँ पे जो आउटलाइन सिलेक्टेड है वो हेयर लाइन है, यानी एक बाल की विड्थ के बराबर जो है वो आउटलाइन सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, एक तो इसके अंदर कलर फिल करना है, दूसरा इसकी आउटलाइन को मैनिपुलेट करना है, यानी आउटलाइन को इसके अंदर कलर करेंगे आउटलाइन के अंदर, और उसकी विड्थ को कम या ज्यादा करना सीखेंगे। तो क्या है कि मैंने अभी रेक्टेंगल जो ड्रा किया हुआ है, ये रेक्टेंगल जो मैंने ड्रा किया हुआ है, अभी इसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर आके जिस कलर पर मैं क्लिक कर दूंगा माउस से, वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये वाला जो आपकी जो आपने ड्रा किया हुआ है शेप, ये सिलेक्टेड सिलेक्ट होगी तो ही इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर आप कोई ना कोई काम कर सकोगे। अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकोगे। तो इसलिए इसको पहले सिलेक्ट होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने इसका कलर इसके अंदर फिल कर दिया है, ठीक है ना। जौन सा कलर मैं चाहूंगा इसके अंदर फिल कर सकता हूँ। आप देखेंगे जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वही कलर मेरी इस शेप के अंदर ये कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर डिफरेंट कलर जो आप अपने डिजाइन से रिलेटेड कलर चूज करना चाहते हो यहाँ से आप फिल कर सकोगे। अच्छा, दूसरा ये कि हम इसकी आउटलाइन को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम आए प्रॉपर्टी बार के अंदर, यहाँ पे ये आउटलाइन की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे विड्थ जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो विड्थ बाय डिफॉल्ट नज़र आ रही है वो हेयर लाइन है, यानी बाल की विड्थ के बराबर, और यहाँ पे डिफरेंट विड्थ दी गई हैं। कोई ये एक हम चूज कर लेंगे तो वो वाली विड्थ हो जाएगी। जैसे 4.0 पॉइंट जो है ये मैंने कर लिया 4 पॉइंट। तो ये आप देखेंगे कि इस मेरा जो रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया हुआ है इसकी विड्थ जो है वो 4 पॉइंट हो गई, यानी बढ़ गई है, ठीक हो गया। अगर मैंने इसकी विड्थ को कलर करना हो, मैं मजीद इसको 8 पॉइंट कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए। 8 पॉइंट मैंने इसकी विड्थ कर ली है। अगर मुझे इसकी विड्थ को करना हो जी, कलर करना हो, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आके हम कलर पैलेट के अंदर अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे। माउस से जिस कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे वो कलर जो है आउटलाइन के अंदर आ जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये वाला ब्लू कलर है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ माउस से, तो आप देखेंगे कि मेरी आउटलाइन का कलर भी वही हो जाएगा जिस पे मैं राइट क्लिक करूँगा। तो ये इस तरह से मैं अपनी शेप की कलर को फिल करता हूँ, उसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ, और साथ साथ जो आउटलाइन है उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं कि उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके हवाले से कि हमने एक शेप ड्रा की, रेक्टेंगल ड्रा किया, उसको फिल कलर किया और आउटलाइन को मैनिपुलेट किया, ठीक है ना। तो हर शेप के हवाले से हम ऐसा कर सकते हैं। हर शेप के हवाले से आप सर्कल ड्रा कर लें, कोई और शेप ड्रा कर लें, तो उस हवाले से हम यूं इस तरह से कलर फिलिंग कर सकते हैं, आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा रेक्टेंगल के हवाले से। अच्छा, अब अगर हमने ये कलर जो हमने फिल किया हुआ है, अगर ये कलर हम रिमूव करना चाहते हैं, कलर रिमूव करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे अभी मैंने इसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह रेक्टेंगल, तो उसके लिए मुझे यहाँ से पिक टूल लेना पड़ेगा। ये पिक टूल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये इसको मैं उठा के इधर मैंने मूव कर दिया, यानी पिक टूल की मदद से मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मूव कर दिया। आप देखेंगे कि ये इसके अंदर मेरे कलर फिलिंग हुई है। कैसे आपको नजर आएगा कि जैसे ये पीछे बॉक्स है, प्रिंटेबल एरिया है, इसकी लाइंस जो हैं इसके ऊपर मैंने अपने इस रेक्टेंगल को रखा हुआ है, लेकिन वो लाइन नजर नहीं आ रही। इट्स मीन कि इसके अंदर कलर फिल हुआ है। अब मैं इसकी जो फिलिंग है उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इधर आके कलर पैलेट के अंदर आके यहाँ पे ये क्रॉस का सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा,
कि आप देखेंगे कि इसका अंदर जो कलर फिल हुआ है वो रिमूव हो जाए। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इसके अंदर कलर जो है रिमूव हो गया है, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट मीन कि इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर कह लें या इसका फिलिंग कलर कह रहे, वो नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रिंटेबल एरिया, इसकी जो ये वाली लाइन है, ये आपको वाजिया इसमें से नजर आ रही होगी। तो इट्स मीन कि इसका कलर रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका कलर रिमूव। अगर मैं दोबारा से फिल करना चाहता हूं तो मैं इस पे किसी भी कलर पे क्लिक करूंगा तो ये फिल हो जाएगा, ठीक हो। अब अगर मैंने इसकी आउटलाइन को रिमूव करना हो, आउटलाइन को रिमूव करना हो बिल्कुल, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। पिक टूल्स की मदद से भी सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे से सिलेक्ट करके तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे आके ये जो है क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस का सिंबल यहाँ पे आके मैं इस पे राइट क्लिक माउस से कर दूंगा तो ये इसकी आउटलाइन का कलर जो है वो आउटलाइन रिमूव हो गई है, कलर उसका रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो ये आउटलाइन यहाँ से रिमूव होगी। ऊपर आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे आउटलाइन के अंदर नन जो आ गया, इट्स मीन कि इसका जो है वो जो आउटलाइन रिमूव होगी। यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो ये था इसके वाले, यानी हर शेप के वाले से आप यूं कर सकते हैं, कलर फिलिंग कर सकते हैं, आउटलाइन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई हो करने का। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता दें क्या मेरी आवाज आ रही थी, समझ आ रही थी? जी सर। जी सर, ओके ओके क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये था हमारा रेक्टेंगल के हवाले से। नेक्स्ट हम एलिप्स को देखते हैं और हमारा आज करना है पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रा किया था। अब नेक्स्ट जो है वो हम एलिप्स टूल को यूज करेंगे। आप टूल बॉक्स के अंदर आ जाएं, एलिप्स टूल मौजूद है, F7 की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी F7 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एलिप्स टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी ये अगर मैंने कोई एलिप्स ड्रा करनी हो या कोई सर्कल ड्रा करना हो तो इस टूल की मदद से मैं कर सकता हूँ जी। इसको मैंने जी ये कर लिया सिलेक्ट, और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूंगा ड्रा, ठीक है ना। ये मैं जस्ट माउस के जरिए इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास ड्रा हो गया। बाकी जो है इसकी कलर फिलिंग और आउटलाइन मैंने आपको बता दी है पहले से, वो सारी की सारी चीजें इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और चीज क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे ये एलिप्स की डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। यानी अगर हम इस पे, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये पाई की सूरत में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक आर्क की सूरत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी डिफरेंट शेप जो हैं वो भी ले सकते हैं। अगर इसको एलिप्स के ऊपर करूंगा तो ये कंप्लीट सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये आउटलाइन वैसे ही है। तो यहाँ से भी आप इनको भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने बिल्कुल सेम रेडियस का सर्कल ड्रा करना हो तो मुझे कंट्रोल की प्रेस करना होगी। कंट्रोल की प्रेस करके जब मैं ड्रा करूंगा तो बिल्कुल सेम रेडियस का सर्कल मेरे पास ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सर्कल ड्रा हो गया है। अच्छा जी, अगर मैंने ये एक सर्कल ड्रा किया, इसको मैंने ये कलर इसके अंदर किया और ये इसके अंदर आउटलाइन जो है मैं इसकी रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ये कलर मैंने फिल किया और आउटलाइन यहाँ से राइट क्लिक करते हुए आउटलाइन मैंने रिमूव कर दी, ठीक है ना। अब सेम रेडियस का सर्कल, यानी इससे एक छोटा सर्कल मुझे लेना हो तो क्या करूँगा, इसी सर्कल को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कैसे कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा, ये मेरे पास सिलेक्ट है। मैं Ctrl+D की शॉर्टकट की यूज करूंगा, Ctrl+D। ये Ctrl+D जब मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये डुप्लीकेट, वही सेम रेडियस का सर्कल जो है वो मेरे पास डुप्लीकेट की सूरत में आ गया। तो वो इसको मैं इधर कर लेता हूँ साथ, तो उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने डुप्लीकेट करना हो, यानी सेम प्रॉपर्टीज उसके साथ मैंने वो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना हो तो Ctrl+D की शॉर्टकट की के साथ मैं कर सकता हूँ,
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एलिप्स और सर्कल, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, बाज़-औक़ात यहाँ पे मैं आपको इस सर्कल का हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगो डिज़ाइन करने के वाले से टू सर्कल बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये 2 सर्कल बन गए, तो इसको हम क्या करते हैं, ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर मैं लेके आता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं करता हूँ छोटा, यानी यहाँ से मैं पकड़ के इसको छोटा करता हूँ। ये आप देखेंगे मैं जो है एक तो शिफ्ट की प्रेस की हुई है। शिफ्ट की प्रेस करने से क्या होगा कि यहाँ पे इसका सेंटर है वो अपने सेंटर पे ही रहेगा और अपने सेंटर से के अकॉर्डिंगली ये इसका साइज छोटा होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैं शिफ्ट की प्रेस की हुई है और इसको मैं कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, इसका साइज, इसको रीसाइज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अपने सेंटर से ये रीसाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि जो हमारी बैक पे जो पहले से शेप मौजूद है उसी के सेंटर पे हमारा जो है वो दूसरी शेप मौजूद रहती है। तो यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ इसका कलर मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर रिमूव करूँगा तो ज़ाहिर है वो बैक पे दूसरा, तो उसका कलर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 2 सर्कल मैंने करके तो एक शेप बना दी। अब ये 2 डिफरेंट है, अलग-अलग हैं। अब मैं इनको करना चाहता हूँ कि ये एक शेप बन जाए ताकि मैं इनको मूव करूँ, इन पे काम करूँ, तो एक शेप की सूरत में मैं इनसे मैनिपुलेट कर सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करना है, ये एक नई चीज़ है, आपने पहले मैं नहीं देखी होगी मेरे लेसन में, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको ये बता रहा हूँ, तो ये इसको गौर से देख लें कि मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना होगा। ये कैसे सिलेक्ट करना होगा कि मैं पिक टूल लिया, यहाँ से मैं ड्रैग करता नीचे आऊँगा, ये ड्रैग करता आऊँगा तो ये दोनों शेप जो हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों शेप सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे मैं इसको मूव करूँगा एक जगह से दूसरी जगह, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही मूव हो रही हैं। क्यों मूव हो रही हैं? इसलिए कि ये दोनों शेप्स मेरे पास सिलेक्ट हो गई हैं। अब ये परमानेंट आपस में जो है वो कनेक्ट नहीं रहेंगी, परमानेंट इनका ग्रुप नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने सिलेक्शन जो है इनकी रिमूव की तो आप देखेंगे कि इनका ग्रुप जो है वो भी टूट गया है। अब वो जस्ट ये वाली जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो ही आगे पीछे मूव होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि परमानेंट इनका ग्रुप रहे। तो ये ज़रा आप अटेंटिवली इसको देखें कि मैं क्या करूंगा कि इसको पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप जाएंगे ऊपर मेन्यू बार के अंदर, मेन्यू के अंदर जाके आप ये अरेंज के मेन्यू में जाएंगे। जब अरेंज के मेन्यू में जाएंगे यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है, Ctrl+G की शॉर्टकट की के साथ। ये शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखना होगी बिल्कुल। ये Ctrl+G की शॉर्टकट की के साथ ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये जो है ये दोनों शेप्स आपस में ग्रुप बन गई हैं। आप देखेंगे कि अब दोनों को एक दफ़ा सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, बस इस तरह जिस तरह एक शेप के साथ हम मैनिपुलेट करते हैं उसी तरह से हम इसको जस्ट क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गई और इसको आगे पीछे में इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, शेप्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आप करते हैं कि इनको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हाँ ये दोनों शेप सेपरेट हो जाएं, इनकी ग्रुपिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो क्या करना होगा कि इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से अरेंज के मेन्यू में जाएंगे। अरेंज के मेन्यू में जाने के बाद इसको अनग्रुप कर देंगे Ctrl+U के साथ। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास अनग्रुप हो गए, ठीक है ना। तो ये अनग्रुप हो गए, तो ये इस तरह से आप इन दोनों को अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने ग्रुपिंग भी सीख ली, अनग्रुपिंग भी सीख ली, किसी शेप को डुप्लीकेट करना है वो भी हमें पता चल गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया था इस पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं।
यानी इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये साइज़ बढ़ गया ताकि वाज़िया हो जाए। ये सर्कल मैं साइड पे कर लेता हूँ, ये सर्कल मैंने साइड पे कर लिया, इसको मज़ीद मैं कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं ले आता हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर जाएंगे तो आउटलाइन में इसको 4 पॉइंट कर देता हूँ, या आउटलाइन 8 कर देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए, ठीक है ना। ये आउटलाइन मैंने इसकी ले आया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड करना चाहता हूँ। ये इसके कॉर्नर राउंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार के अंदर ये राउंड कॉर्नर की 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हमारा लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर है टॉप वाला, और ये राइट कॉर्नर है टॉप वाला, ये बॉटम वाला लेफ्ट कॉर्नर है, और ये बॉटम वाला राइट कॉर्नर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे राउंड होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 20 पॉइंट, ठीक है ना। एंटर करूंगा तो ये 20 पॉइंट के हवाले से यहाँ पे ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया है। इसी तरह से मैं इसको करता हूँ 20 और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसी तरह से ये 20 पॉइंट पे यहाँ पे ये हमारे पास इसका कॉर्नर जो है रेक्टेंगल का राउंड हो गया। इस तरह से ये लेफ्ट बॉटम जो है इसको भी 20 पॉइंट पे मैं करूँगा तो ये उसी वैल्यू पे राउंड हो गया, और ये वाला जो है ये भी 20 पॉइंट पे यहाँ पे राउंड हो गया। तो इस तरह से हम अपने जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास इसके वाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टूल बॉक्स के अंदर हम नीचे आए तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ पेपर टूल मौजूद है। इसके साथ छोटा सा ये बटन बना हुआ है, अगर इसको पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्राफ पेपर का फ्लाई आउट ओपन हो जाएगा। जब इसका फ्लाई आउट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये टूल हमारे पास पॉलीगॉन टूल वाई की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। यहाँ पे हम वाई की शॉर्टकट की के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ से ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ, ये ग्राफ पेपर का टूल है, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे, ये साथ छोटा सा जो बटन है ये यहाँ पे हम जाके तो ये पॉलीगॉन टूल मौजूद है, ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यानी अगर आपने किसी शेप की 4 से ज़ायद साइड्स बनानी है तो उसको पॉलीगॉन कहेंगे, तो ये पॉलीगॉन टूल। अब जब मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया है तो इसी के अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्टी बार के अंदर जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉलीगॉन है और इसी के साथ स्टार भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ फिलहाल पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाता है, यानी 5 साइड होंगी। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ जी, ये मैंने पॉलीगॉन को ड्रा कर लिया है 5 साइड्स के साथ, ठीक है ना। अगर मैं इसकी साइज बढ़ाना चाहूँ साइड्स तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी ये 6 कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे इसकी 6 साइड्स हो गई हैं, ठीक है ना। अगर 7 करना चाहूँ 7 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मैं इसकी साइड्स बढ़ा सकता हूँ पॉलीगॉन की, ठीक है ना। उसके साथ ये वाला स्टार टूल मौजूद है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये स्टार भी बन जाएगा। अगर न्यू मैंने लेना है तो न्यू इसको डिसेलेक्ट करके कंट्रोल Z करूँगा तो ये प्रीवियस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं इसको डिसेलेक्ट करके तो दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से स्टार जो है वो सिलेक्ट करके स्टार में इजीली यहाँ से ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार, इसके कॉर्नर जो हैं ये 5 कॉर्नर है, अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये इसके कॉर्नर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार के कॉर्नर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टार और यहाँ पे ये पॉलीगॉन, तो इस तरह से हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। बाकी ये कि इसके अंदर कलर फिलिंग करना, इसकी आउटलाइन जो है उसको मैनिपुलेट करना, वो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। सेम उसी तरह से सेम मेथड को यूज करते हुए आपके इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं और उसके आउटलाइन को भी कर सकते हैं जो उस पर काम करना चाहें आप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब मैंने पॉलीगॉन ड्रा की है, यहाँ से पॉलीगॉन लेते हैं दोबारा से, ये पॉलीगॉन में ड्रा करता हूँ और सॉरी
ऊपर जाऊंगा, यहाँ इसको पॉलीगॉन में चेंज कर लूँगा। ये पॉलीगॉन ड्रा करके मैं इसके जो है वो एजेस बढ़ाता हूँ, कॉर्नर बनाता हूँ। अच्छा जी, ये बढ़ते जाएंगे। अब क्या है कि इसको मैं मजीद रीशेप करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों के अंदर हम एक टूल पढ़ेंगे, शेप टूल। यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे शेप टूल मौजूद है, ये आने वाले दिनों में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं इसका कुछ ट्रिक्स और कुछ यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शेप टूल को अपनी मर्जी से किसी शेप को रीशेप करना हो तो हम शेप टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये इसके जो नोड्स बन जाते हैं, नोड्स की मदद से मैं इसको रीशेप करता हूँ, यानी यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे किस तरह से मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। ये इस तरह से रीशेप हो जाए, ठीक हो गया। जैसे लेट्स से कि यार मैंने रीशेप किया हुआ है और इसको मैं करता हूँ कलरिंग। ये जी मैंने इसको कलर कर दिया और इसको मैं करता हूँ जी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं आउटलाइन और यहाँ से भी मैं आउटलाइन जो है वो नन कर दूंगा तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ मैं इसको इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ ये मेरे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है, टेक्स्ट टूल मौजूद है और उस टेक्स्ट टूल की मदद से ये मैं टेक्स्ट टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट टूल की मदद से कोई भी टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ टेक्स्ट का, ठीक है। ये मैंने अच्छा मैं लिखता हूँ ग्रैंड और एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है ना। ओपनिंग, ठीक हो गया। अब इन दोनों लाइंस को आपस में सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर आके ये तमाम सेंटर यहाँ पे अलाइनमेंट मौजूद है। यहाँ से ये सेंटर अलाइन में इसको कर लेता हूँ, ये आपस में सेंटर अलाइन हो गए। और पिक टूल की मदद से इसको मैं पकड़ के यहाँ पे आके एडजस्ट कर देता हूँ और इसको रीसाइज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको कलरिंग अगर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कलर भी कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के अंदर इस तरह ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किससे किया, ये पॉलीगॉन टूल की मदद से इसको शेप बनाई और फिर शेप टूल की मदद से इसको रीशेप करके तो हमने ये इस तरह से इसकी एक शेप बना ली है और जिसके ऊपर ग्रैंड ओपनिंग के हवाले से हमने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेसन जो है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा और इसमें कोई किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे कोरेल ड्रा पे। उम्मीद है आपको कोरेल ड्रा की विंडो नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जब हम अपना काम कर लेते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें इसको सेव करवाना होता है। तो सेव करवाने के लिए हम जाएंगे फाइल के मेन्यू के अंदर। फाइल के मेन्यू के अंदर जाके हम यहाँ पे सेव की कमांड मौजूद है Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जब मैं करूँगा तो यहाँ पे सेव का अलग बॉक्स सेव करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप चूज करूंगा। उसके बाद फाइल नेम के अंदर मैं इसका कोई भी फाइल का नेम टाइप कर दूंगा। तो इसका लेट्स से कि मैं इसका फाइल का नेम टाइप करता हूँ माई डिजाइन, ठीक है ना। नीचे है सेव एज टाइप, तो ये सेव एज टाइप आपने CDR ही रहने देना है। कोरेल ड्रा की जो एक्सटेंशन है CDR, उसी के अंदर हम इसको सेव करवाएंगे ताकि ये फाइल जो है वो हमारे पास एडिटेबल हो और बाद में हम कोरेल ड्रा के अंदर इसको ओपन करके रीयूज कर सकें या इसके अंदर कोई एडिटिंग कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसकी जो सेव एज टाइप है वो CDR ही रहने देनी होगी।
ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास सेव हो जाएगी। अच्छा, अगर लेट्स से कि मैंने किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया हुआ है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ एज ए इमेज, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद Ctrl+E की शॉर्टकट की के साथ इसको एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और तो मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं फाइल का नेम दूंगा, फाइल नेम मीन के माई डिज़ाइन और नीचे सेव एज टाइप के अंदर JPG। ठीक है ना, JPG जो है वो एक इमेज की एक्सटेंशन है, तो मैं इसको एज ए JPG ही रख के तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये एज ए इमेज जो है इसको सेम इसकी जो आगे कन्वर्ट टू बिट मैप की स्पेसिफिकेशन उसको सेम एज इट इज़ रहने दें और ओके कर दें। फिर हमारे पास एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर भी आपने इसको ओके कर देना है। तो ये एज ए इमेज जो है मेरा जितना भी काम है वो एज ए इमेज एक्सपोर्ट होके मेरे पास सेव हो जाएगा JPG के अंदर। तो ये इस तरह से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को सेव भी करवा सकते हैं।